नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद प्रिंस में। आपने किडनैपिंग की बहुत सी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें लोगों को किडनैप कर लिया जाता है और फिर या तो उन्हें मार दिया जाता है या उनसे गैर कानूनी काम करवाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ जिसकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इस कहानी में ट्विस्ट हैं, कई ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने इस कहानी में अहम भूमिका निभाई है, बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। ये कहानी पूजा गौड़ नाम की एक लड़की की है जिसे 22 जनवरी साल 2013 में मुंबई के अंधेरी उपनगर से किडनैप कर लिया गया था। एक हंसता खेलता परिवार। साल 2013 में इनके घर की लक्ष्मी माने जाने वाली पूजा कहीं गायब हो जाती है, जो कि 7 साल की लड़की और फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट भी है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है और हर तरफ उसकी खोज चलती है। जब पुलिस प्रशासन भी उसे ढूंढ पाने में फेल हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, किस हाल में है, यहाँ तक कि जिंदा भी है या मर गई। मुंबई पुलिस ने भी पूजा को मुंबई की गुमशुदा बच्चियों की लिस्ट में गुमशुदा नंबर 166 में डाल दिया। तो उसका परिवार भी समय के साथ उसकी उम्मीद छोड़ देता है और बिना पूजा के ही जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं कि उस 22 जनवरी 2013 के दिन क्या कुछ हुआ था। हर रोज की तरह अपने 2 भाई के साथ अपने स्कूल जा रही थी। वो उनके पीछे चल रही थी और स्कूल में एंटर करने ही वाली होती है, तभी पीछे से कुछ लोग उसे आइसक्रीम देने के बहाने से बाहर बुला लेते हैं और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। और वो लोग उसे पहाड़ी इलाकों में लेकर पहुंच जाते हैं और पूजा रोती रहती है, उनके आगे गिड़गिड़ाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और जब पूजा लगातार रोती रहती है तो वो उससे कहता है कि अगर अब उसने रोना बंद नहीं किया तो वो उसे पहाड़ के नीचे फेंक देगा, जिससे डर के पूजा चुप हो जाती है। वो उसे वहाँ 2-3 दिन तक रखते हैं, फिर वो उसे लेकर गोवा चले जाते हैं। किडनैप करने वाले 2 लोग थे, एक आदमी और एक औरत। जब वो उसे लेकर गोवा गए तो वो और ज़्यादा रोई। उसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। लेकिन पूजा के रोने पर वो औरत उससे कहती कि वो चुप ना हुई तो उसकी जुबान काट डालेगी। वो उसका नाम बदलकर पूजा से एनी कर देते हैं। वो उससे क्या चाहते थे उसे कुछ नहीं पता था, शायद इसलिए भी कि वो अभी छोटी थी तो उनके किसी काम की नहीं थी। लेकिन वो अब इसे छोड़ भी नहीं सकते थे। वो दोनों ही पूजा को बहुत मारा करते थे, कभी बेल्ट से, लात से, कभी उसका सर दीवार में मारते थे ताकि वो बस डर के वहाँ रहने लगे। इन सब के बाद वो उसका नॉर्मली मरहम पट्टी कर देते थे। वो पूजा से अपने घर का सारा काम, साफ सफाई, कपड़े धोना सब करवाते थे। जब पूजा थोड़ी बड़ी हुई तो उसे बाहर के घरों में काम करने के लिए भेजा गया, जिसके लिए उसे पैसे मिलते थे। लेकिन वो पैसे पूजा के नहीं बल्कि उन लोगों के ही होते थे। लेकिन जिस घर में पूजा काम किया करती थी उसमें एक औरत और काम करती थी जिसकी उम्र करीब 35 साल थी, जिसका नाम प्रेमिला था। एक जगह काम करने के कारण से उन दोनों के बीच बोलचाल शुरू हुई। इसी के साथ प्रेमिला अक्सर पूजा से पूछती रहती कि तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो। लेकिन इसके पूछने पे पूजा कहती कि मेरे माता पिता मुझे मारते हैं, बस इसीलिए। तो प्रेमिला बस सोचती कि हो सकता है पूजा और इसके घर वालों में शायद बनती नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब पूजा ने देखा कि प्रेमिला उसके करीब आ रही है तो पूजा को महसूस हुआ प्रेमिला के साथ मैं अपना दर्द बांट सकती हूँ। तब पूजा ने प्रेमिला को पूरा सच बता दिया कि ये कोई मेरे माँ बाप नहीं है बल्कि इन्होंने मुझे किडनैप किया है और मैं इस वक्त घर से दूर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। फिर प्रेमिला ने ठान लिया कि मुझे पूजा की मदद करनी, और ये कहानी उसने अपनी एक और साथी को बताई जिसने गूगल पे मौजूद पोस्टर्स से उसके घर के संबंधी लोगों के फोन नंबर्स निकाल कर दिए। पूजा का परिवार अंधेरी की झुग्गी बस्ती में रहता है। उनके पड़ोसी रफीक, उनका नंबर उन पोस्टर्स में था। साल 2022 3 अगस्त को प्रेमिला कुछ ना सोचते हुए रफीक पर कॉल कर देती है और कहती है कि मुझे गुमशुदा पूजा की माँ से बात करनी है। और इतना सुनते ही रफीक बेसब्र हो गया। लेकिन लगातार कुछ सालों से इनके पास कई कॉल आई जो दावा करती थी कि ये आपकी पूजा है, लेकिन मिलने पर वो कोई और पूजा होती थी। इसीलिए रफीक ने कहा कि ठीक है, आप वीडियो कॉल करके हमें दिखाना। प्रेमिला ने हामी भर ली। फिर अगले दिन पूजा काम पर आई और प्रेमिला ने कहा कि हम आपकी माँ से वीडियो कॉल करवाएंगे, और उसने
ने वीडियो कॉल कर दी। जब रफीक ने देखा कि वीडियो कॉल आ रही है तो वो तुरंत पूजा की माँ के पास भाग कर गया। रफीक ने पूजा की माँ को फोन पकड़ाते हुए कहा कि पूजा नाम की किसी लड़की की कॉल आई है। और जब पूजा की माँ ने उसको देखा तो उनको कुछ समझ नहीं आया कि वो हंसें, रोएं, दुखी हूँ या खुश हूँ। वो एकदम शांत हो गई क्योंकि सामने जो लड़की थी अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी और वो दावा कर रही थी कि मैं आपकी बेटी पूजा हूँ। और वो अपनी माँ को देखकर आंसुओं से रोने लगी। प्रेमिला ने अपने घर वालों और रिश्तेदारों की सहायता से अपने रिस्क पे पूजा को उसके परिवार तक पहुँचाने का फैसला किया। अब पूरे 9 साल बाद पूजा अपनी माँ से मिलने जा रही थी। उधर पूजा की माँ और पूजा के 2 भाई और पड़ोसी रफीक इनसे मिलने आ रहे थे। पूजा की माँ ने मिलते ही सबसे पहले पूजा के शरीर पर जन्म से लगा दाग देखा और उसे देखते ही वो रोने लग गई। और दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिले तो वो दोनों ही बुरी तरह रोने लगे। वो दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन करीब 4 महीने पहले पूजा के पिता की कैंसर के चलते मौत हो गई थी, जिसके चलते पूजा को और भी दुख हुआ। पूजा की माँ पूनम कहती है कि जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक मुझे उम्मीद थी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी उम्मीद एकदम छूट गई थी क्योंकि एक वो ही थे जो उसे कहीं जाकर ढूंढ सकते थे। लेकिन अब तो भगवान ने ही प्रेमिला के रूप में आकर मेरी बेटी मुझ तक पहुंचाई है और पुलिस ने उन साथीरों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने पूजा को किडनैप किया था। इसी के साथ अब पूजा को माँ, भाई और परिवार मिलने की खुशी मिली तो साथ में पिता ना होने का दुख भी। फिलहाल पूजा के लिए ये दौर अब एक नए जीवन की तरह है, लेकिन आखिरकार सच यही है कि पूजा के वो 9 साल कोई भी वापस नहीं दे पाएगा। वो खालीपन, वो यादें जो वो 9 सालों में जोड़ती, उन्हें कोई नहीं भर सकता। लेकिन पूजा और उसकी माँ ने एक नई उम्मीद के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ प्रेमिला जैसी औरत को मैं सलाम कहना चाहता हूँ, जिसने ना सिर्फ पूजा के दुख दर्द को समझा बल्कि अपने साहस से उसको उसके परिवार तक पहुँचाया। आज की कहानी में इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए स्टोरी विद प्रिंस। धन्यवाद।